तो अब तक के योर लाइन अप्रैल के सफ़र में गाला कॉन्सर्ट के दौरान काओरी वहाँ नहीं पहुँचती, पर कोजे काओरी के सपने को याद करते हुए उन दोनों की परफॉर्मेंस यादगार बनाने के लिए अकेला ही बढ़ जाता है। और हम बढ़ते हैं फ्लैशबैक की ओर, जहाँ ये धुन कोजे की मॉम अक्सर बजाया करती थी, जो उसके बचपन के कमाल की यादों में से एक था। जहाँ आगे उनके घर हीरोको आती है और कोजे की मॉम खाना बनाने लगती है, जिस दौरान हीरोको अपने पति का गुस्सा पियानो बजाते हुए गाना गाकर दूर करती है। और कोजे उनसे उनकी लड़ाई के बारे में पूछता है, जहाँ वो कहती है कि वो काफ़ी नाराज़ है, जिस पर कोजे भी उनकी धुनों को दोबारा बजाते हुए पियानो पर गाने लग जाता है। जैसा कुछ हिरोको के लिए मानना मुश्किल था, और एक बच्चे को एक ही बार सुनी धुन को बजाते देखकर वो समझ पाती कि कोजे पियानो बजाने के लिए ही बना है। जो खुशी वो कोजे की मॉम के साथ बांटती है कि कोजे एक जीनियस है, उसे तुम पियानिस्ट बना सकती हो। और अब कहानी में आगे, जहाँ जनता में सभी को काओरी की परफॉर्मेंस का इंतजार था, वहाँ सिर्फ अकेला कोजे बढ़ता है पियानो की ओर, जिसके पीछे कोई पागलपन नहीं है। वो बस काओरी की परफॉर्मेंस को यहाँ चमकता हुआ देखना चाहता है, उसके साथ भी और उसके बिना भी, ताकि आज की सारी परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद अगर लोग यहाँ से जाए तो उनके जहन में इसी परफॉर्मेंस की बातें हो, और वो भी बाकी सभी परफॉर्मर की तरह अपनी इस परफॉर्मेंस में अपना पूरा जोर झोंक देना चाहता है, ताकि अगर वो अच्छा बजाए तो उसकी परफॉर्मेंस देख के लोग ये समझ पाए अगर उसका अकम्पनिस्ट इतना अच्छा बजा सकता है तो वो कितनी कमाल की होगी। और अपने जोश और थोड़े गुस्से को लिए कोजे पियानो बजाना शुरू करता है, जिसकी धुनें कोजे के अंदर का गुस्सा दिखाती है, जो जनता साफ साफ समझ पाती है और ऑडियंस उसकी धुनों से रिलेट नहीं कर पाती। जहाँ कोजे सिर्फ इसी होड़ में लगा हुआ है कि सब उसकी तरफ देखे और देख पाए कि कितना कमाल का है वो, ताकि ऐसा ही कुछ वो कावरी के बारे में भी सोच सके। पर सबको यही लगता है कोजे गलती कर रहा है, वो गुस्से और तेजी के बीच में कंफ्यूज हो रहा है। पर कोजे के एंगल से सच ये है कि वो अपनी बजाए धुनों को सुन ही नहीं पा रहा। जो भी वो बजा रहा है वो बिल्कुल सही बजा रहा है, जिस सबको वो महसूस कर रहा है, जिस सबको कोजे भी समझ पाता है। वो समझ पाता है कि उसकी बजाए धुनें इतने अच्छे से काम नहीं कर रही, क्योंकि ये धुनें उसके लिए लोरी की तरह थी, जो उसकी मॉम उसे सुनाया करती थी। और उसे वही एहसास अपने शरीर के अंदर महसूस होता है, जहाँ भले ही वो धुनों को नहीं सुन सकता, पर वो महसूस कर सकता है। और उसके वही जज्बात उसे साफ साफ कह रहे हैं वो जिस तरह से पियानो बजा रहा है वो ठीक नहीं है। जिससे हिरोको की बात याद आती है कि तुम दोनों को सुने बगैर भी महसूस करके बजा सकते हो अपने जज्बातों के साथ, और कहीं ना कहीं यही तुम्हारा तोहफा है। और उसे अपनी मॉम की कई बात याद आती है कि पियानो को ऐसे छुओ जैसे तुम किसी बच्चे को छू रहे हो, बिल्कुल प्यार से। जिस दौरान वो याद करती है कि कैसे कोजे को उन्होंने प्यार से छुआ था जब वो छोटा सा बच्चा था और उनकी गोद में था, जिस सबसे कोजे उस सबको महसूस करने लगता है और उसी जज्बात को लिए पियानो को उस तरह से बजाता है जैसे उसकी मॉम बजाती, और जिसके साथ ही दोनों का जादू लोगों के ऊपर काम करना शुरू कर देता है। और कुछ लोग फिर से देख पाते हैं कि कोजे के बजाने के तरीके में बदलाव आते हुए, जो धुन सबको उसमें डूबने पर मजबूर कर देती है। और हिरोको उसमें अपनी दोस्त साके को देख पाती है, जो कोजे की मॉम थी। और हम बढ़ते हैं फ्लैशबैक की ओर, जब कोजे को पीटा था साकी ने, जिस पर हिरोको से नाराज़ थी, और साकी वो सब समझती थी, जो उस समय भी अपनी व्हीलचेयर में लटकी हुई म्यूज़िक नोट्स को उठा रही थी, जो ऐसा करते हुए गिर जाती है और अपने दिल की बात कहती है कि कोजे के पास मैं ज़्यादा समय के लिए नहीं हूँ। जहाँ वो चाहती है कि कोजे बेस्ट बने, वो इन सब झमेले में ना पड़े, उसके पास सिर्फ पियानो ही है, उसे और कुछ नहीं आता। जहाँ साकी चाहती है कि उसके जाने के बाद ये पियानो ही उसको संभाले। अब भले ही हम साकी के तरीकों को गलत कहें या सही कहें, पर वो अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रही है ताकि कोजे उसके जाने के बाद अपने पियानो के स्किल्स के साथ सरवाइव कर सके। पर फिर भी साकी की इच्छा सिर्फ ये होती है कि काश काश उसके पास और समय होता कोजे के साथ बिताने के लिए। जिससे हम बढ़ते कोजे के लास्ट परफॉर्मेंस की ओर, जहाँ वो अपने धुनों को नहीं सुन पाया और रोता रहा पियानो के ऊपर कान पकड़कर। और परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद भी ग्रीन रूम में अपने कानों को पकड़े वो रोता रहा, कोई कोई मेरी मदद करो, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। जिस सब पर हिरोको को बस अफसोस हुआ कि शायद उसके वजह से कहीं ना कहीं कोजे को पियानिस्ट बनाया गया, और उसके वजह से कोजे को ये सब झेलना पड़ रहा है। जो मानती है उसको कोई हक नहीं है कोजे के साथ रहने का। पर फिर उन्होंने देखा कोजे फिर से लौट आया, और उसने बताया अपने पियानिस्ट बने रहने के पीछे का मोटिवेशन, जिस सब के पीछे एक सरफरी वायलिनिस्ट है। और उसी सरफरी वायलिनिस्ट के वजह से एक वायलिन कॉन्सर्ट में वो बिना किसी वायलिनिस्ट के
पियानो बजा रहा है। जिस समय कोजे महसूस कर पाता है एक पियानिस्ट होने के नाते उसने कभी म्यूजिक की ताकत को समझा क्यों नहीं, और आज इस धुन को दोबारा बजाकर उसे याद आती है जिसको वो कभी नहीं भूल पाया, और वो उसकी मॉम है। तो क्या ये धुनें उन तक पहुंच पाएगी जिसकी बस उम्मीद कर सकता है कोजे। और साकी भी यही चाहते थे कि कोजे क्या करेगा उसके जाने के बाद। क्या वो अपना ख्याल अकेले रख पाएगा, क्या वो अपने जीवन में आगे बढ़ पाएगा, क्योंकि सिर्फ म्यूजिक एक स्किल थी जो कोजे के पास थी, जिसे उसी के सहारे आगे बढ़ना था। जो मरते हुए भी सिर्फ यही सोचती कि क्या वो एक अच्छी मॉम नहीं है। क्या कोजे रोज दांत ब्रश करेगा, और अगर वो बीमार हुआ तब वो क्या करेगा, क्योंकि कोजे कोजे उसकी मॉम का या उसकी मॉम के लिए एक कीमती खजाना था जिसमें उन्होंने खुशी ढूंढी थी। जहाँ कोजे महसूस कर पाता है उसकी मॉम का भूत जो उसने बनाया है वो बस उसकी कल्पना ही है, एक कल्पना हमेशा अपनी कमजोरी से भागने के लिए, क्योंकि उसकी मॉम वहाँ नहीं है जहाँ वो उसको देखता है। उसकी मॉम उसके अंदर है, उसका ही एक हिस्सा है, क्योंकि सब आपस में जुड़े हुए हैं। सब एक नोट की तरह ही है जो हम सब आपस में साझा करते हैं, उन लोगों के साथ जिन्हें हम जानते हैं, उन लोगों के साथ भी जिन्हें हम नहीं जानते, हर एक इंसान के साथ जो भी इस दुनिया में मौजूद है। और कोजे भी सबको महसूस कर पाता है कि जैसे वो कावरी से जुड़ा है उसी तरह से वो अपनी मॉम से भी जुड़ा हुआ है, और वो आगे बढ़ेगा क्योंकि उसी से वो अपनी मॉम को सही मायने में अलविदा कह पाएगा। और जिस परफॉर्मेंस के ख़त्म होने के बाद कॉन्सर्ट हॉल में शांति बन जाती है। सब एकटक स्टेज की ओर देखते रहते हैं और अचानक से अपना होश संभाल तालियां बजाना शुरू कर देते हैं। और इस परफॉर्मेंस से वो उस जगह देखता है जहाँ उसकी मॉम लास्ट परफॉर्मेंस के दौरान बैठी हुई थी, और वो भावुक हो जाता है। और परफॉर्मेंस से लौटने के बाद हिरोको उससे पूछती है, क्या तुमने अपनी मॉम को देखा? जिस पर कोजे कहता है, हाँ, वो हमेशा से मेरे साथ थी, जो कि उसका एक हिस्सा है। उसके हर एक छोटी बड़ी आदतों में उसकी मॉम शामिल है। और कोजे आखिर में पूछ ही लेता है, हिरोको, क्या मेरी परफॉर्मेंस मेरी मॉम तक पहुंची होगी? जिस पर हिरोको से गले लगाकर कहती है, हाँ बिल्कुल, तुम दोनों आपस में जुड़े हुए हो। जिस समय उसकी आंखों में भी आंसू होते हैं। और आगे कोसे महसूस कर पाता है कि जितने लोगों से मिला उन सबसे उसने कुछ ना कुछ सीखा, और वो काफ़ी तक बदल पाया। जहाँ अब उसके ख्यालों में परेशानियाँ या तकलीफ नहीं है, उसकी मॉम के कुछ हसीन पल है जो कोजे के बचपन के दौरान उसके मॉम के साथ बीते थे। तो अब आगे कॉन्सर्ट हॉल में एक शानदार परफॉर्मेंस के बाद अब वो घर लौटना चाहते थे, जहाँ अब लास्ट में बारी थी उस बच्चे की जो आज कावरी का आउटशाइन करने आया था। पर अब वो काफ़ी कुछ देख चुका है, जो घबराया होता है। पर तभी उसकी नज़र उसकी मॉम की ओर पड़ती है, और वो भी उनको डेडिकेट करते हुए, जिसके साथ ही उसके दोनों में भी लोगों को उसी तरह का कमाल दिखता है। और परफॉर्मेंस ख़त्म होने के बाद सुबह की कोजे में बदलाव देख पाती है। वो पहले जैसा नहीं लगता उसे, जो उसके उसी बात की तारीफ़ करती है जिसे कोजे भी बेहतर तरीके से लेता है। जो बदलाव उसे समझ नहीं आता, पर कहीं ना कहीं वो महसूस कर पाती है कोजे के बदलाव को, क्योंकि सुबह की बचपन से उसके साथ है, जो हल्के से बदलाव को उसके महसूस कर लेती है, जिससे उसकी आंख नम होने वाली थी, पर वो अपने आंसू रोक लेती है। तो अब काफ़ी कुछ बदल चुका है। कोजे भी म्यूज़िक पे ध्यान दे रहा है। पर तभी सुबह की कोजे के पास आती है। तो अब तक के सफ़र में कोजे फिर से पियानो के साथ अपना समय बिताना शुरू करता है। जो पियानो पर बैठ कावरी के बारे में सोचता है कि उसे उसका फ़ोन नंबर नहीं पता, उसका ईमेल एड्रेस तक नहीं पता, और यहाँ तक कि वो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। और उसी दौरान सुबह की वहाँ आती है और कोजे को बताती है कि कावरी गिर पड़ी और उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। जो सुन कोजे भागता हुआ अस्पताल की ओर जाता है, जहाँ वो कावरी के सर पट्टी बंधा दिखता है। जहाँ कोजे को उसे ऐसा देख अपनी मॉम की झलक दिखती है, पर कावरी उसे देख मुस्कुराकर कहती है, मैं तुम्हें कांटेक्ट करने वाली थी पर मैं नहीं कर पाई। मैं तुमसे विड्रॉ करने की रिक्वेस्ट करने वाली थी, माफ़ करना, मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाई। और फिर जहाँ कोजे और उसके बाकी दोस्त भी कावरी को देखने आते हैं, पर कोजे के दिमाग में ये बात खटकती है कि इतने कम समय के दौरान तुम्हें 2 बार अस्पताल आना पड़ा। जिस पर कावरी क्लेरिफाई करती है कि इससे पहले वाला टेस्ट कोई नया और मामूली सा टेस्ट था, और इस बार तो उसके सर पर चोट लगी है जिससे थोड़ा टाइम लगेगा हील होने में, इसलिए उसे एडमिट होना पड़ा। जो सब बोलते हुए कोजे उसकी ओर ध्यान से दिख रहा था, जिस पर कावरी चिढ़ जाती है कि तुम मुझे कैसे घूर रहे हो। और कोजे अपने डिफेंस में सिर्फ ये कह पाता है, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। पर आगे वो सब पूछते हैं कावरी से कि आखिर हुआ क्या था, और कावरी बताना शुरू करती है, उसका पैर लड़खड़ाया और उसका सर दीवार पर जा टकराया, और जैसे वो नीचे गिरी चारों तरफ खून ही खून था। जो सब देख उसके मम्मी पापा काफ़ी घबरा गए और उन्होंने कावरी को सीधा हॉस्पिटल में एडमिट ही करवा दिया। और आगे कावरी कहती है वो उस तरह की लड़की जो हमेशा ही जल्दी थक जाती है, और वैसे भी अपनी आजकल काफ़ी एनर्जी इस्तेमाल कर रही है,
जो उसके थकान और थक कर गिरने का कारण बना। पर खैर काओरी वहाँ अपने डेजर्ट को एंजॉय करती है और उसके दोस्त भी उसके लिए कई सारी किताबें लाते हैं जो वो पढ़ सकती है इस दौरान। खैर जहाँ सुबह की काओरी से पूछती है तुम स्कूल तो आओगी ना, जिस पर काओरी कहती है हाँ बिल्कुल, जिस जवाब में कोजे को थोड़ा शक होता है जैसे वो जवाब कई बार रट्टा मारने के बाद दिया गया हो। और इस सब के साथ वो वहाँ से वापस जाते हैं और काओरी कहती है मेरे पास इतना समय नहीं है इन सब किताबों को पढ़ने का। और तभी एक नर्स उसके रूम में बहुत सारा सामान लेकर आती है जो उसके दोस्तों का जाने का इंतज़ार कर रही थी, जो उसकी अगली ट्रीटमेंट स्टार्ट करने वाली है या फिलहाल वो उसका ड्रिप चेंज करने वाली है यानी स्लाइन चेंज करने वाली है। तो आगे सुबह की और उसके दोस्त आगे आने वाले फेस्टिवल में जाने की बात करती है जहाँ सुबह के अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाएगी उसमें, जहाँ उसके दोस्त को उसके बॉयफ्रेंड के बारे में सुनकर थोड़ा शक होता है। मतलब उसे लगा इनका ब्रेकअप हो चुका होगा अब तक, पर नहीं, सुबह की उसे पसंद करती है। पर उसके दोस्त का सवाल होता है, उसे लगा शायद वो कोजो को पसंद करती है। जो सवाल सुन सुबह की कुछ समय के लिए सुन पड़ जाती है और अपनी नर्वसनेस छिपाते हुए कोजो और अपने सारे पल याद करके कोजो को अपने छोटे भाई की तरह मानती है। पर ऐसे ही जवाब सुबह की कई बार दे चुकी है जहाँ कहीं ना कहीं उसके दोस्त को लगता है, जो उसे ये बात बताती भी है कि तुम उसको अपना छोटा भाई बताकर कहीं खुद को तसल्ली तो नहीं देती कि कहीं सच बताने पर तुम्हारे बीच का जो अभी का रिश्ता है वो ख़राब ना हो जाए। पर जिससे सुबह की थोड़ी सी गुस्से में आ जाती है और उसके दोस्त को लगता है कि उसने इस बात को छेड़ने का सही तरीके का इस्तेमाल नहीं किया। तो खैर आगे फेस्टिवल का समय शुरू होता है और सुबह के अपने बॉयफ्रेंड के साथ फेस्टिवल एंजॉय करती है और उसके दिमाग में अभी कोजे की बात चलती है कि कहीं वो कोजे को अपना छोटा भाई इसलिए तो नहीं मानती क्योंकि कोजे भी उसको एक सपोर्टिव बड़ी बहन की तरह देखता है। पर खैर जिस दौरान सुबह की फेस्टिवल एंजॉय कर रही थी कोजे हॉस्पिटल में था काउरी के पास, जिसे काउरी बैठने के लिए कहती है। पर कोजे सोच में पड़ा होता है, जो बात उसको अंदर ही अंदर खाई जा रही है कि क्या काउरी सच में छुपा रही है कि वो दोबारा स्कूल नहीं आ पाएगी। काश ये झूठ हो, क्या हम दोबारा कभी म्यूजिक रूम में बात नहीं कर पाएंगे। जिसके इन सब उदास कर देने वाली बातों के बीच में काउरी कहना शुरू करती है वातारी आया था यहाँ पर और वो मेरे लिए ये लाया था। मैंने सुना तुम गाला कॉन्सर्ट में अकेले बजा रहे थे, वातारी ने मुझे सब बताया। जिस पर कोजे हामी भरता है और काउरी उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देती है कि क्या वो बेवकूफ़ है, एक वॉयलिन कॉन्सर्ट में पियानो बजा रहा था। जिस पर कोजे को मन ही मन गुस्सा आता है कि वो सब काउरी की वजह से हुआ था। पर ऐसा होने पर उसे आमतौर पर विड्रॉ करना चाहिए था इस कंपटीशन से। और कोजे आगे कहता है उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि किसी ने काउरी का मजाक उड़ाया था और इस बार भी बजाते बजाते उसे अपनी धुन बिल्कुल सुनाई नहीं थी। पर उसकी मॉम की यादें और सारे जज्बात उसके लिए वो धुन बने जिस धुनों की उसे ज़रूरत थी उस कॉन्सर्ट के दौरान। जिसकी बात सुन काउरी कहती है देखा मैंने कहा था ना, तुम एक आर्टिस्ट हो चाहे जो भी हो। और उस समय कोजे को महसूस होता है कि शायद उसने वो धुन उसके लिए ही चुनी थी, जो धुन वो बचपन से सुनकर बड़ा हुआ था, जिन दिनों में कहीं ना कहीं उसकी मॉम की यादें समाई हुई थी और उन हसीन लम्हों की हर एक छोटी छोटी बारीकी बातें, वो लोरियाँ और दवाइयों की महक, वो अस्पताल का फर्श और वो अस्पताल की बेडशीट, जो सभी बातें कहीं ना कहीं तुम्हें भी उस सब से जोड़ रही है। ये सभी बातें कोजे के दिमाग में चल रही होती है और काउरी सिर्फ यही कह पाती है काश मैंने तुम्हें बजाते हुए सुना होता। और कोजे सोचता है तुम ठीक तो हो ना। और काउरी की आंखों में उस समय तक आंसू होते हैं जो कहती है कि काश मैं तुम्हारे साथ एक बार फिर से बजा पाती। जिस सबसे कोजे का मन भी डगमगा जाता है, जो सिर्फ यही सोचता है तुम ठीक हो जाओगी ना, तुमने उन सभी टेस्टों के बारे में झूठ तो नहीं कहा ना, तुम ये तो नहीं कहोगी ना कि तुम कभी स्कूल नहीं आ सकती, मैं तुम्हें फिर से देख पाऊंगा ना। पर कोजे इस सब में से कुछ भी नहीं कहता, वो सिर्फ ये कह पाता है ये दूसरी बार था जब तुमने मुझे मेरे नाम से पुकारा। और फिर से मन ही मन सोचता है तुम मुझे मेरी मॉम की तरह अकेला तो नहीं छोड़ दोगी। और फिर कहानी में आगे हम बढ़ते हैं फ्लैशबैक की ओर, कोजे और सुबाकी के, जहाँ सुबाकी सबको बीच पे ट्रेन कर रही थी, इवन कोजे को भी, क्योंकि भले ही वो एक पियानिस्ट है पर मजबूत पैर उसके लिए भी ज़रूरी है। तो वैसे उस सब के बाद स्कूल में सुबाकी पूछते कोजे से पार्क जाने के लिए, पर कोजे नहीं जा सकता क्योंकि उसे पियानो बजाने की प्रैक्टिस करनी है। पर अब क्योंकि कोजे नहीं आ पाता, उसके बावजूद सुबाकी उसे अपना कमाल दिखाना चाहती है और वो कमाल है एक बॉल जो उसने पार्क की मिट्टी को चमकाकर बनाया है, जो किसी मिट्टी के बॉल की तरह बिल्कुल नहीं लगती। पर उसके बाद सुबाकी कई सारे और गेम खेलने को कहती कोजे को, पर कोजे पियानिस्ट होने के नाते
कभी समय ही नहीं निकाल पाता। वो कई बार पूछती, पर कोजे उस समय भी प्रैक्टिस कर रहा होता था और वो बेचारी कोजे के लिए मिट्टी की बॉल चमकाती रहती। और साथ ही कोजे को स्कूल से भी छुट्टी मिल जाया करती पियानो प्रैक्टिस करने के लिए। और शायद इसी रीज़न से या किसी और रीज़न से भी सुबह की अपनी म्यूज़िक के पीरियड में अपने कान बंद कर कर बैठ जाती है, क्योंकि शायद उसको म्यूज़िक से नफरत है। और फिर हम बढ़ते हैं फ्लैशबैक से आगे, जहाँ कोजे और काओरी प्रैक्टिस को लेकर लड़ रहे होते हैं कि क्या कोजे प्रैक्टिस कर भी रहा है काओरी के वहाँ से जाने के बाद। पर कोजे उसके रिप्लाई में लड़ता है कि वो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहा है, वो काफ़ी सारी नई चीज़ों की प्रैक्टिस कर रहा है, पर काओरी के हिसाब से उसे और प्रैक्टिस करनी चाहिए, उसे और दोनों की प्रैक्टिस भी करनी चाहिए जो वो नहीं कर रहा है। पर उन दोनों को लड़ता देख सुबाकी का मुंह बन जाता है, जो सिर्फ यही कहती है, कुछ ऐसी बातें कहो जो हमें भी समझ आए। जहाँ उसकी बातों की उदासी वातारी भी देख पाता है। और वैसे सुबाकी की दोस्त भी उसे ऑब्जर्व करती है, जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही थी। पर उसकी दोस्त समझती है कि सुबाकी के लिए क्या सही होगा, जिस बारे में डिस्कस करने के लिए वो वातारी के पास आती है। जहाँ वातारी उसके ज़िद्दी नेचर के बारे में बताता है, जो कोजे की बातों को लेकर और ज़िद्दी हो जाती है, जिस वजह से वो इस सब को एक्सेप्ट नहीं करेगी। पर उसकी दोस्त चाहती है कि सुबाकी फिर से मुस्कुरा सके। पर जिस पर वातारी का जवाब होता है, भले ही इससे सुबाकी को बुरा लगे, वो ना मुस्कुराए, पर यह बात उसको खुद ही महसूस करनी पड़ेगी कि उसके साथ का वो शख्स जिसे वो अपना छोटा भाई मानती है, वो उसका छोटा भाई बिल्कुल नहीं है। और फिर वातारी अपनी प्रैक्टिस के लिए वहाँ से निकल जाता है। अब खैर वातारी की बात काफ़ी हद तक सेंस बनाती है, पर कभी कभी जिसको जो समझना चाहिए उसे वो समझने में काफ़ी देर लग जाती है और वो अपने अंदर के सच से काफ़ी दूर चला जाता है। और इस सब के अलावा कोजे को आगे उसके टीचर मिलते हैं, जो बताते हैं वो उनकी क्लास में काफ़ी कम आता है। और ये शायद समय हो चुका है जब कोजे को डिसाइड कर लेना चाहिए कि उसे कौन सा पाथ चुनना है, जिस बारे में वो उससे नहीं पूछ पाए। जिस सबको सुन कोजे के दिमाग में पियानिस्ट बनने वाली बात चलती है, जिसने कहा था कि वो भी एक अजीब वॉयलिनिस्ट की वजह से एक अजीब पियानिस्ट बनेगा। पर खैर उसे ये चुनने का समय देकर उसके टीचर वहाँ से निकल जाते हैं। और कुछ समय के लिए कोजे भी यही सोचता है कि मैं क्या बनूं। अब अगर हम बात करें सुबाकी की, तो वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमते हुए कोजे की बातें करने लगती है, उसके बचपन की बातें करने लगती है, जो उसे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल कर देता है। जो रियलाइज़ करके सुबाकी उससे माफ़ी मांगती है, पर खैर वो जानता है कि वो कोजे की पड़ोसन है और कहीं ना कहीं कोजे को अपना छोटा भाई मानती है। पर वो सुन सुबाकी अचानक से कॉन्शियस हो जाती है और कहती है वो मेरा छोटा भाई नहीं है। और साथ ही सुबाकी के दिमाग में सवाल आता है, तो आखिर वो मेरा क्या लगता है? मेरा पड़ोसी, एक लड़का जो मुझसे छोटा था, जिसने छोटी उम्र अपनी मॉम को खो दिया, जिसका ना चाहते हुए भी मुझे ख्याल रखना पड़ता है और जिसे मैं चाहती हूँ कि वो दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हो। जो बातें वो अपने दोस्त को बता रही होती है, जिस पर उसकी दोस्त कहती है बेवकूफ़ मत बनो, ऐसे सवालों के लिए जवाब अपने दिल से मांगो। पर सुबाकी के हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है। पर सुबाकी की दोस्त उसको समझाती है, तुमने कहा था तुम साइतो को नापसंद नहीं करती, और अब तुम समझो नापसंद ना करना और पसंद करने में काफ़ी ज़्यादा फर्क होता है। पर सुबाकी को कुछ भी समझ नहीं आता। पर उसकी दोस्त समझाती है कि तुम्हें अपने जज्बात खुद समझने पड़ेंगे, वरना कोई ना कोई तकलीफ में ज़रूर पड़ेगा। जिस पर वो पल याद करती है जब उसके क्रश ने उसे प्रपोज किया था, और साथ ही याद करती है उसे लेकर उस समय हुई बातें। और यही बातें दोहराते हुए वो घर की ओर जाती है और अचानक से देखती है उसका कोजे भागता हुआ आ रहा है और उसे पकड़कर झंझोड़ता हुआ पूछता है, क्या तुम बीमार हो? तुम्हें चोट लगी है? क्या तुम्हें फूड पॉइजनिंग हुई है? तुम्हें कुछ भी उल्ट सुल्ट नहीं खाना चाहिए। जिसे इसके बारे में सुबाकी की दोस्त ने बताया, जिसे सुबाकी प्रैंक बताती है। जैसे प्रैंक की कोजे को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी और उसके हिसाब से हंसने वाली बात नहीं है। पर जब सुबाकी आगे कहती है उसे आइसक्रीम खानी है, और फिर उस शाम में दोनों आइसक्रीम लिए बीच पर नंगे पैर चलते हैं। और यूं ही बीच पर चलते हुए कोजे गुनगुनाना शुरू करता है, जिस धुन को सुबाकी पूरा करती है, क्योंकि ये धुन उसने अपने पड़ोस में सुनी थी। पर कोजे के हिसाब से ये धुन उसने इतनी बार भी नहीं बजाई। और इसी बारे में बातें करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो फिर से सुबाकी कोजे से पहले की तरह बातें कर रही है। उसी तरह से बातें और हंसी मजाक चल रहा है उन दोनों के बीच। और कोजे आगे कुछ धुनों को गुनगुनाते हुए बढ़ता है और काओरी उसके पैरों के निशान को देख पाती है, जो अब पहले से बड़े हो गए हैं, या यूं गए कि अब उसके पैर सुबाकी के पैरों से भी बड़े हो गए, जिसके नक्शे कदमों पर सुबाकी उसके पीछे पीछे चलती है। और फिर कोजे को देख उसे कहती है, कोजे तुम पहले से काफी बदले बदले लग रहे हो। जो सुन कोजे पीछे मुड़ सुबाकी की ओर देखकर कहता है, सच में? और जैसे कोजे की नज़र सुबाकी से मिलती है, सुबाकी महसूस कर पाती है कि उसके दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। जो फिर कोजे के बराबर में चलते हुए उसे बताती है, हाँ काफ़ी कुछ बदल गया, अब तुम्हारी आंखों में मुझे चमक दिखाई देती है। ये चमक और बढ़ जाती है जब तुम पियानो पर होते हो। तुम्हारे अंदर के जज्बात इतने शांत तरीके से सबके दिलों तक पहुंचते हैं, जो मानो कह रहे हैं कि तुम
यही हो, और तुम एक उस तरह के पियानिस्ट बन चुके हो जो इस तरह के जज्बात सबके सामने रख पाता है, जिससे कोजे के दिमाग में काओरी की कई बातें भी गूंजती है। और फिर वो वहीं रुक कर सुबाकी से कुछ बात करना शुरू करता है, जिसे अपने टीचर के पूछे गए सवाल के जवाब मिल चुके हैं। जो कहता है, मैं हाई स्कूल में म्यूज़िक कोर्स ज्वाइन करूँगा। और सुबाकी उससे पूछती है, म्यूज़िक स्कूल, ये यहीं कहीं आसपास है ना? और कोजे का जवाब होता है, नहीं, उसे अपना घर छोड़ना पड़ेगा। खैर, जहाँ हिरोको ने उसे बताया कि उसे क्लास लेने के लिए हफ्ते में 2 बार जाना पड़ेगा। हाँ, साथ ही ये भी तय नहीं है कि उसका एडमिशन वहाँ होगा भी या नहीं। खैर, अभी कोजे ने इसके बारे में ज़्यादा कुछ सोचा नहीं है, पर खैर वो सब बातें सुन ना जाने क्यों सुबाकी की आंखों से आंसू गिरने शुरू हो जाते हैं, जो अपनी रोती आंखें छुपाते हुए अपने हाथ में अपने जूतों को पकड़े नंगे पांव भागना शुरू कर देती है। और भागते हुए जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। और उसे फिर से अपने बचपन की याद आती है, जहाँ म्यूजिक ने फिर से कोजे को उससे दूर कर दिया, जो उस समय रोते हुए चिल्लाते हुए भाग रही होती है, तुम बेवकूफ कोजे। और मन ही मन सोचती है, जाओ, तुम्हें जहाँ जाना है बेवकूफ। एक लड़का जो मेरे पड़ोस में रहता था, जो मुझसे छोटा था, जिसने छोटी उम्र में अपनी मॉम को खो दिया और जिसका मुझे ख्याल रखना पड़ता था, जिसे मैं चाहती थी कि वो दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हो और चीजें इसी तरह से चलती। एक लड़का जिसका मैंने इतना ख्याल रखा हमेशा मेरे साथ ही होना चाहिए था। वो लड़का जो हमेशा मेरे साथ होना चाहिए था। जो सब सोचते हुए सुबह की भागते भागते रुकती है, जिसके दिमाग में कोजो से कहता है, सुबह की। और फिर सुबह की अपनी आंखों में एक अलग जज्बात महसूस कर पाती है, जिसके दिमाग में घूमते हैं वो सभी पल जो कोजे और उसने बचपन से अब तक साथ बिताए हैं। वो बेफिक्री, बेदिली और बेवकूफ़ी वाले दिन जिसमें वो सब साथ थे। और वो याद कर वहीं खड़ी होकर सुबह की अपनी आंखों से बहते आंसू को नहीं रोक पाती, जिससे उस पल महसूस होता है कि वो कितनी बड़ी बेवकूफ़ है, जो बचपन में भी पार्क में अकेली बैठकर कोजे को दिखाने के लिए वो मिट्टी की गेंदों को चमका चमका कर एक चमकीली बॉल की तरह बना दिया करती थी। तो अब तक के सफर में सुबह की वो चमकीली मिट्टी की बॉलें जो वो कोजे को दिखाना चाहती थी, एक एसी के एग्जॉस्ट के पीछे छुपा के रखती है। और जब अगले दिन कोजे को वो दिखाती है तो वो गेंद टूट चुकी होती है, जहां सुबाकी को समझ ही नहीं आया कि वो कैसे टूटे। सुबाकी ने उन्हें छुपाया था, और जिससे वो इमोशनल होकर रोना शुरू कर देती है, क्योंकि उसने उस पर काफी मेहनत की थी। वो काफी चमकीले थे। जो सब देख कोजे उसको समझाने की कोशिश करता है, पर वो काफी नाराज होती है, जो रोते हुए कहती है, तुम बेवकूफ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम चाहे यहाँ हो या ना हो। पर जा कोजे आगे बढ़कर उसके सर पर सहलाता है, और हम बढ़ते फ्लैशबैक से बाहर आज के दिन की ओर, जहाँ चुप्पी साथे सुबह की स्कूल की ओर बढ़ती है, जिसके जहन में अभी कल वाली बात जहाँ वो रो रही थी वो चलती है। और आगे स्कूल में जाने के बाद भी वो सुन पाते कोजे को अपने टीचर से बात करते हुए, जो स्कूल खत्म होने के बाद म्यूजिक कॉलेज में एडमिशन लेने की बात करता है। पर उस म्यूजिक स्कूल का एंट्रेंस काफी मुश्किल होता है, जिनमें उनकी प्रीवियस कंपटीशन की परफॉर्मेंस भी आगी जाती है, और कोजे को अंदाजा होता है कि वो उसमें एनरोल नहीं हो पाएगा। जो सुन सुबाकी के चेहरे पे मुस्कुराहट आना शुरू होती है, लेकिन आगे कोजे बताता है कि उसकी मास्टर ने कहा है तो उसे अब्रॉड जाने के बारे में सोचना चाहिए, जो उन्हें अपने एक दोस्त से मिलाएगी, जिन्होंने उनकी हेल्प की थी जब वो भी अब्रॉड में पढ़ने गई थी। जो सब सुन कोजे के मास्टर पर काफी गुस्सा आता है सुबाकी को। तो खैर, अब अपने बड़े बड़े सपने वो अपने टीचर को बता चुका है, जहाँ अब ये क्लियर है कि कोजे आगे क्या करेगा। और जिस सबको सुनकर सुबाकी वहां से मुड़कर दूसरी ओर चली जाती है, और जो अपने प्रैक्टिस के दौरान सोचती है, शहर चेंज करूंगा, देश बदलूंगा, जहाँ जाना है जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुम मेरे आसपास हो या ना हो। पर तभी उसके दिमाग में कोजे की बचपन में कही गई बात गूंजती है, जिस समय कोजे ने कहा था, अगर तुम्हारे लिए सब बराबर है, चाहे मैं यहाँ रहूं या ना रहूं। जो बातें याद कर सुबाकी के पैर लड़खड़ा जाते हैं, और वो अपने स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को सही से नहीं डिलीवर कर पाती। पर खैर, उस अंदाज में भी वो स्कूल का रिकॉर्ड तोड़ने में कामयाब होती है। पर जब वो अपना जख्मी चेहरा लेकर क्लासरूम में एंटर होती है, तो कोजे और वातारी उसकी ओर देखकर हंसना शुरू कर देते हैं, जिससे चिढ़कर वो उनके ऊपर हमला करने वाली होती है। पर न जाने क्यों अचानक ही वो खुद को आधे रास्ते में रोक लेती है और उस क्लास से बाहर निकल जाती है। जो कोजे और अपने इंटरेक्शन के बारे में सोचती है कि जब भी वो कोजे की ओर देखती है, भले ही वो उसका मजाक बना रहा हो या उससे बात करती है या उसकी बात सुनती है, हर बार या तो वो उदास हो जाती है या उसे शांति मिलती है, जो सब उसे महसूस कराता है कि वो कितनी बेवकूफ है। जहाँ सुबह के अपना दिमाग शांत करने के लिए एक पार्क में जाके उनके झूलों का इस्तेमाल करती है, जिसके दिमाग में कोजे की बचपन की बातें और उसकी फ्रेंड की उससे कही हुई बातें भी घूमना शुरू कर देती है। जो वो सब सोचती हुई चुपचाप वहाँ खड़ी हो जाती है, और फिर कुछ समय बाद वो मिलती है अपने बॉयफ्रेंड से, जो दोनों चुपचाप एक साथ चलते रहते हैं। और सुबह के सर झुकाए उसके पीछे पीछे चल रही होती है, जो धीमी आवाज में कुछ कहने वाली होती है,
लेकिन इससे पहले वो कुछ कहना शुरू करे, उसका बॉयफ्रेंड कहना शुरू करता है, मैं किसी और को पसंद करता हूँ जो उसकी बेसबॉल टीम की मैनेजर है। उसके बाल भी लंबे हैं और वो एक ऐसी लड़की है जो चिप्स खाने के लिए चॉपस्टिक्स का इस्तेमाल करती है। और फिर वो आगे बताना शुरू करता है, देखो तुम और मैं काफ़ी हद तक एक जैसे ही है, हम दोनों ही इनफील्डर है, हम दोनों के छोटे बाल है और हम दोनों ही काफ़ी रफ है। और तुम हमेशा ही मेरे साथ थोड़ी सी अनकंफर्टेबल फील करती हो, मतलब तुम हर बार ऐसे मुस्कुराती हो जैसे तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें क्या करना है या तुम जबरदस्ती फंस गई हो। और तुम और मैं हमेशा से ऐसे इंसान के लिए बने जो हमसे बिल्कुल उल्टे हो, जो सब सुन सुबह की कुछ कहने वाली होती है पर वो अपनी बात पूरी नहीं करती। जिस पर आगे वो कहता है, मैं जानता हूँ हम दोनों उन लोगों में से नहीं है जो जल्दी इमोशनल हो जाए, तो चलो अलग हो जाते हैं इससे पहले हम वैसे बन जाए। जिस पर सुबह की अपने आंसू नहीं रोक पाती और अपना चेहरा ढक कर रोना शुरू कर देती है, जो शायद उसके खुशी के आंसू थे। पर साथ ही उसका बॉयफ्रेंड उसका शुक्रिया अदा करता है उसका उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए। और जिस सब के बाद आगे सुबह की पियानो के सामने बैठकर उसे बजाने की कोशिश करती है, जिस समय तक कोजे भी वहां आ जाता है, जो उसे थोड़ा सरकने के लिए कहता है क्योंकि उसे प्रैक्टिस करनी है। जिससे सुबह की कोजे से झगड़ते हुए साइड होती है और कोजे सुबह की से मजाक करते हुए कहता है, मुझे अचानक से पियानो की अजीबोगरीब आवाज आने लगी और जब मैं यहाँ आया तो उस आवाज के पीछे तुम थी। जिस मजाक से सुबह की थोड़ी चिढ़ती है, पर उस सब के बाद कोजे पियानो की प्रैक्टिस करना शुरू करता है और सुबह की चुप्पी साथ ही उसके साथ बैठी होती है, जो दोनों एक ही सीट शेयर करते हैं। और वो चुप्पी तोड़ते हुए सुबह की कहती है, तो तुम नहीं पूछोगे कि क्या हुआ? जिस पर कोजे का जवाब होता है, अगर तुम बताना चाहती हो तो बता सकती हो, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ। जिस पर कुछ देर बाद सुबह की कहती है, मुझे छोड़ दिया वो मेरा सीनियर था जिसे मैं पसंद करती थी, जो एक अच्छा इंसान था। लगता है वो मेरे लिए किसी महंगे आइसक्रीम की तरह था, पर उसने ही मुझे प्रपोज किया था। मैं आगे बढ़ी और अड़ी रही, पर आखिर में उसने मुझे छोड़ दिया और मैंने उसे, जहाँ आगे सुबह की रोते हुए कहती है, उसे बहुत चोट पहुंचाई। मैं बेवकूफ़ थी, मुझे खुद की अपनी फीलिंग के बारे में नहीं पता था। और शायद सुबह की चाहती भी ये थी कि उसे कभी पता ही ना चले और सब कुछ जैसा चल रहा है वैसे ही चलता रहता। जिसके साथ ही वो याद करती है वातारी और कोजे के सपनों के बारे में, जो मनी मन सोचती है समय बदलता रहता है वातारी के लिए भी और कोजे के लिए भी, चाहे ये सब उनके लिए मुश्किल हो और उनके सामने मुश्किलें भरी पड़ी हो। जिन मुश्किलों की वजह से वो आगे भले ही ना देख सकते हो, पर वो फिर भी नहीं रुकने वाले, जो एक एक कदम आगे बढ़कर एक दूसरे को संभालते हुए इस दौड़ में आगे बढ़ रहे हैं। और शायद मैं ही वो हूँ जो वो पहला कदम नहीं ले पा रही। और क्या समय कभी रुकता है? मेरे लिए मानो समय फ्रीज हो गया हो। पर कोजे वहां बिना उससे कुछ पूछे पियानो बजाने की प्रैक्टिस जारी रखता है, जिस पर सुबह के चिढ़ जाती है और कहती है, मैं तुम्हें कुछ बता रही हूँ, तुम मेरी बातों पर गौर ही नहीं कर रही, तुम्हारा मेरे साथ होना और ना होना एक बराबर है। जिस पर कोजे अपने बचपन वाली बात को पूरा करता है, अगर मेरा तुम्हारे साथ होना या ना होना एक बराबर है तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। जिस पर भी सुबह की उस पर थोड़ा गुस्सा करती है और कहती है, अभी अभी ब्रेकअप हुई लड़की पर चांस मार रहे हो। पर कोजे के हिसाब से वो चांस नहीं मार रहा था, वो हमेशा से ही सुबाकी के साथ वैसे ही रहा है। और उस पर सुबाकी सोचती है, चाहे मैं दुखी हूँ या उदास, तुम मेरे साथ होगे। वो लड़का जो मेरे लिए छोटा भाई नहीं है। और वो उसकी बात याद करती है जिसमें वो कहता है, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, जो एक झूठ है क्योंकि कोजे ही है जो उसको छोड़कर जा रहा है। और अब शायद काफी देर हो चुकी है, पर सुबह की हार नहीं मानना चाहती, भले ही वो थोड़ी अजीब हो और उसे पियानो बजाने के बारे में कुछ न पता हो, पर वो फिर भी कोजे के साथ रहना चाहती है। जिसे म्यूजिक एज अ पैशन पसंद नहीं है क्योंकि म्यूजिक हर बार कोजे को उससे दूर ले जाता है। और कोजे सुबाकी को बाहर चांद की ओर देखने के लिए कहता है कि देखो कितना अच्छा नज़ारा है, मगर क्यों, जो सुबाकी समझ नहीं पाती, जहाँ वो नहीं चाहती कि कोजे उसे लेकर या उसकी ओर कोई भी झुकाव रखे। और वो सोचती है उसे आगे बढ़ना पड़ेगा, उसे आगे बढ़ना पड़ेगा उस जगह जहाँ उसका वजूद हो। और कहानी में आगे कोजे मिलने जाने वाला होता है काओरी से हॉस्पिटल में, लेकिन वो बाहर काला कौवा और काली बिल्ली देखकर इसे बुरा संदेश समझकर टालता है इस चीज को। जिसे वैसे काओरी की झलक भी दिखती है जो उसे कहती है, तुम हर बार बहाने ही बनाते हो। और कोजे ये सोचता हुआ आगे बढ़ता है कि हमारे बीच में कितनी कम दूरी है, पर फिर भी तुम्हें देखना कितना मुश्किल है, यानी तुम पास होकर भी तुम आस होकर भी। जहाँ ऐसा करने की कोजे की हिम्मत नहीं होती, पर वो लोग म्यूजिक रूम में कई बार प्रैक्टिस करते हुए साथ ही थे, पर अब वो उससे मिलने का
और ना मिलने का सिर्फ बहाना ढूंढता है। जहाँ तभी कोजे के सर के पीछे पड़ता है एक वाटर बलून, और ऐसे कुछ और हादसे भी उसके साथ होते हैं। लेकिन वो सब कोई अपशगुन नहीं होता, वो सब एक प्रैंक होता है उसे परेशान करने के लिए। जो सब प्रैंक करने वाली भी एक काली बिल्ली के चक्कर में ही धड़ाम से नीचे गिरती है, जो एक पेड़ के ऊपर से ये सब कर रही थी। और वैसे वो गिरती है कोजे के ऊपर, जिसे लेकर वो हिरोको के घर पहुंचता है, जो वहाँ कुछ समय बाद होश में आती है, जिसे हिरोको सब कुछ बताती है। पर उसका ध्यान उस समय बिल्कुल नहीं होता, जो हिरोको को देख उसे पहचान लेती है, जो फिर उनके सामने अपना इंट्रोडक्शन देती है। और वो भी एक पियानिस्ट होती है। जो सब सुन कोजे को ये समझ नहीं आता कि एक पियानिस्ट आखिर पेड़ के ऊपर क्या कर रही थी। पर खैर वो आगे सतो को बताती कि वो उसकी सबसे बड़ी फैन है और वो चाहती है कि वो उसको अपना स्टूडेंट बना ले। जो सुन हिरोको कंफ्यूज हो जाती है और वह कंडीशन रखती है कि अगर उसका बजाया हुआ धुन हिरोको को पसंद आया तो फिर वो इस बारे में सोचेगी। जो फिर एक टफ म्यूजिकल नोट चुनती है और उसे बजाना शुरू करती है, जैसा वो काफी कमाल के तरीके से कर रही थी। पर बस उसके बजाने का तरीका थोड़ा हार्श था, पर फिर भी वो इस सेट को पूरा कर पाती है, जिससे हिरोको उसको एक्सेप्ट कर लेती है। जिस पर वो खुशी के आंसू दिखाने का नाटक करती है, क्योंकि उसके पास आंसू लाने के लिए कुछ और चीजें होती है। तो खैर अब वो बन चुकी हिरोको की शिष्य, जिसको सिखाएगा कोजे, जिससे कोजे काफी ज्यादा चौंक जाता है। पर खैर कहानी में आगे कोजे मिलने जाता है काओरी से, अपने सारे बहानों को टालते हुए उसके लिए कुछ पेस्ट्री लेकर। पर बस वो पहुंच पाता है काओरी के दरवाजे के बाहर तक, जिसे अंदर से वातारी की आवाज आती है, जो वहीं से मुड़ जाता है और वापस घर की ओर बढ़ता है और सोचता है उसकी खुद की बेकरी है और मैं भी क्या उसके लिए पेस्ट्री लेकर जा रहा था। अच्छा हुआ मैं उसके लिए ये सब नहीं लेकर गया। जो आगे बढ़ता हुआ काली बिल्ली देखता है, जो उसके साथ वो मिठाई शेयर करता है। पर तभी उसका फोन बज उठता है, जो कोई अननोन नंबर होता है, जिसके बारे में उसे कुछ नहीं पता होता। पर जिस फोन को उठाते उसमें से आवाज आती है, तुम्हारे पास दिल है या नहीं? वातारी अक्सर मुझसे मिलने आता है और तुम तो दिखते भी नहीं, तुम एक राक्षस हो। पर कोजे का सवाल होता है उसके पास इसका फोन नंबर कैसे आया। पर काओरी आगे कहना शुरू करती है, मुझे लगा मैंने काफी समय से तुम्हारी आवाज नहीं सुनी। और आगे उससे पूछती है, तुम कुछ खा रहे हो ना? और वो उस मिठाई या डेजर्ट का नाम बताता है जो वो भी खाना चाहती है। जिस पर कोजे वादा करता है कि अगली बार जब भी उसे मिलने आएगा उसके लिए वो लेकर आएगा। जिस सब बातों के साथ कोजे को महसूस होता है कि काओरी काफी हद तक एक बिल्ली की तरह है, जिसके तुम ज्यादा नजदीक जाओगे तो वो अपनी दुम उठाकर तुमसे दूर चली जाएगी। और जब वो दर्द में होगी तो अपने अटखेलियों के साथ तुम्हें अपने दर्द के बारे में समझाने की कोशिश करेगी। और जिस वजह से कोजे को उससे काफी प्यार भरा एहसास महसूस होता है, जिस दौरान में कोजे उस डेजर्ट को लाने का वादा काओरी से कर रहा होता है, जहाँ काओरी को कैनल्स अपने डैड के हाथों का ही खाना है। और आगे कोजे सोचता है एक कैनल रात के समय खाने पर हल्का सा कड़वा लगता है, जिसका वो स्वाद थोड़ा सा महीन होता है। और उन मिठाइयों को खाने के लिए काफी उतावली होती है काओरी, जो अस्पताल में घूमते हुए उसी मिठाई के बारे में सोच रही होती है। और अचानक से चलते चलते उसके पैर काम करना बंद कर देते हैं और वो जमीन पर गिर जाती है, जो दोबारा अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाती। जिस पल काओरी काफी बेबस महसूस करती है और वो खुद को घसीटते हुए अस्पताल में बने साइड सपोर्ट की ओर जाने की कोशिश करती है और किसी तरह से वहां पहुंचकर कोशिश करती है दोबारा अपने पैरों पर खड़े हो सकने की। पर वो वैसा नहीं कर पाती और अपने पैरों पर घूसा मारकर उन्हें कोसती है, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। पर वो फिर भी अपने पैरों पर कोई भी जान महसूस नहीं कर पाती और अपने खुद की उस हालत पर अपना सर नीचे फर्श की ओर झुकाए चीख कर रोना शुरू कर देती है। तो आखिर क्या हुआ है काओरी को और क्या वो ठीक हो पाएगी, जानने के लिए इंतजार करना पड़ेगा इसके अगले पार्ट का। और अगले पार्ट के लिए हमें चाहिए होगा आपका सपोर्ट, और आपको करने पड़ेंगे इस वीडियो में पूरे 1000 लाइक्स। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।